how concentration gets affected in a house or the environment around, why distracted thoughts affect us, and what can we do about it. I'll be bilingual in my live session. ये जो माइंड है, माइंड मतलब ब्रेन को इशारा दे रहा हूँ, एंड आई एम रेफरिंग टू द सटिलिटी एज माइंड. ये माइंड हमेशा स्पेस के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाकर रहता है. मीन्स माइंड एंड स्पेस हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड अ प्रोफाउंड रिलेशन. तो ये जो हमारे आसपास की जो स्पेस है, जो भी चीज़ हमने कंस्ट्रक्ट करी है, वॉल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, कलर्स हैं, फ्लोरिंग्स हैं, इवन इसके अंदर की एयर है, लाइट लेवल्स हैं, साउंड्स हैं, फर्नीचर, ये सब माइंड को इम्पैक्ट करती है. और जो माइंड एंड स्पेस का जो डीप एंड प्रोफाउंड रिलेशनशिप है, वही हमारे सेशन का आधार है. दैट्स द बेसिस ऑफ आवर सेशन टुडे. तो एक बात हम शायद सभी लोग अग्री करेंगे कि माइंड गेट्स अफेक्टेड बाय प्लेस. अगर आप किसी ऐसे कमरे में हो जिसके अंदर दीवारों में प्लास्टर नहीं है, ऊपर टीन की चादर है, तो वहाँ का जो फील है वो बहुत डिफरेंट फील होगा. माइंड विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. आप एयर कंडीशनड रूम में हो, कंफर्टेबल फर्नीचर में हो, ब्यूटिफुल पेंटिंग्स के सामने हो, तो माइंड रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली. तो अल्टीमेटली it is about the mind and the space relationship that we are focusing on today. हमारी thoughts and desires भी impact होती है environment से. तो mind के maximum aspects effect होते हैं, तो concentration उसके अंदर एक बहुत बड़ा aspect है. Let us understand ये concentration है क्या. तो कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं concentration is the ability. It is the ability to give all your attention or effort to something. पूरी तरह एकाग्रता. You give एक तरीके की काबिलियत है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं बस कंटिन्यूसली बस पढ़ रहा हूँ, आवाज़ें आ रही हैं, बहुत कुछ और हो रहा है, लेकिन मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ. Because my total attention is diverted at one place. पर क्या ये एक नॉर्मल स्थिति है? नहीं. पेरेंट्स अक्सर बच्चों में डिस्ट्रैक्शन देखते हैं, बच्चों में डिस्टर्बेंस देखते हैं, छटपटाहट देखते हैं. वो एक काम कर रहे हैं, उसे छोड़ते हैं, फिर दूसरा शुरू कर देते हैं, दूसरा छोड़ते हैं. तो बच्चों की जो ये छटपटाहट है वो पेरेंट्स को ट्रबल करती है. कई बार टीनेजर्स में दिखती है. किसी भी एज ग्रुप में आपको डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स मिलेंगे. कोई काम को अधूरा छोड़ना, दूसरा शुरू कर देना, फिर अधूरा छोड़ना, फिर, और मन में छटपटाहट. तो ज्यादातर जब लोगों में इस तरीके की छटपटाहट होती है और कंसंट्रेशन लेवल्स कम होते हैं, तब हमें जानना जरूरी होता है कि हम क्या करें, क्या कुछ कर सकते हैं. तो हमें सारी एनर्जीज को सिंक्रोनाइज करके एक पॉइंट पर लेकर आना है. हम इस एनवायरनमेंट की मदद लेंगे कि माइंड को वो डिस्ट्रैक्ट ना करे, माइंड को वो डिस्टर्ब ना करे. कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे कि माइंड और स्टेबल होके, फोकस होके काम करने लगे और अलाउ करे हमारी थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, कि वो एक पाथ में एक चीज के ऊपर रखकर काम कर पाए. ठीक है. तो आज हम लोग 5 टिप्स जानने वाले हैं. वी विल लर्न 5 अमेजिंग टिप्स जिससे कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी. The first tip for the day is we should know where are we sitting and doing work of concentration. हम एक काम कर सकते हैं पढ़ना, स्टडी रूम. हम एक काम कर सकते हैं प्रेयर करना, प्रेयर रूम, या मेडिटेशन करना, could be the same. तो जो भी काम जिसमें एकाग्रता चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, उसके लिए घर में जगह बिल्कुल सही होनी चाहिए. आमतौर पर जब हम एक कंपास लेते हैं, मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास को जब हम हाथ में होल्ड करते हैं तो वो नॉर्थ को 0 डिग्री दिखाता है. जब नॉर्थ को वो 0 डिग्री दिखाता है तो आप ये समझ लीजिए जो जहां भी 45 डिग्रीज आ रहा है, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर है,
वहां से 90 डिग्री तक यानी ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में जो बैंड है वो बैंड एक बहुत अमेजिंग बैंड है जहां समर्स में राइजिंग सन की एनर्जी आती है। तो नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट यानी 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट के बीच में, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, इसमें ड्रॉ साउंड लेवल मीटर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके ईस्ट के बीच में जो जगह होगी वो बहुत अमेजिंग जगह होगी, एक हाई एनर्जी सेंटर होगा जहां पे हम क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। वहां हमारा अगर स्टडी एरिया होता है, प्रेयर रूम होता है, पूजा स्पेस, मेडिटेशन एरिया, कुछ भी होगा, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो एक अमेजिंग हाई एनर्जी सेंटर होगा, क्योंकि वहां पर जिस वैल्यू की एनर्जी हम रिसीव करेंगे, जो रूम रिजर्वोयर बनेगा सोलर एनर्जी का, क्योंकि आप समझ रहे हैं कमरा है, कमरे में खिड़कियां हैं, खिड़कियां जब भी खुली तो एक पर्टिकुलर डिग्री पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर वैल्यू की एनर्जी वहां आती है, उस कमरे में स्टोर हो जाती है। अब उसी कमरे के अंदर हम बैठ रहे हैं उस एनर्जी को फेस करके। जो सोलर एनर्जी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो है ग्लेयर से पहले का राइजिंग सन, मतलब मॉर्निंग सन। जैसे आज के टाइम में हम बात कर सकते हैं कि 5:30 से लेके 6, 6:30 के बीच में जहाँ सन होता है तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। यानी कंपास से अगर हम देखें 45 डिग्री से 90 डिग्रीज के बीच में अगर हमें कोई रूम निकाल सकें या कोई टेबल चेयर ही रख सकें, अगर रूम नहीं है कोई कॉमन एरिया है तो वहाँ पे अगर हम टेबल चेयर रख सकें और हम वहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, तो जो पर्टिकुलरली वो नेचर से जो वैल्यू लाइट की है जो हम रिसीव करेंगे, वो हमारे लिए कंसंट्रेशन के लिए एक अमेजिंग सोल्यूशन बन सकती है। अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप नॉर्थ डायरेक्शन को भी एक ऑल्टरनेटिव बना सकते हो, बट नॉर्थ डायरेक्शन उतना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट नहीं देता या साउथ वेस्ट जितना कि ये डायरेक्शन देती है जो नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट अभी तक हमने सीखा वो है पोजीशन ऑफ द रूम वेयर यू डू वर्क ऑफ कंसंट्रेशन। वो कमरा जहां आप एकाग्रता का काम करोगे वो कमरा कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितने डिग्रीज पर लाई कर रहा है और वहां से नेचर क्या देगा। आप एक खास बात उस कमरे में और नोटिस करोगे कि उस रूम के अंदर मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए सन होगा, विजुअल कंफर्ट होगा, थर्मल कंफर्ट होगा, बिल्कुल ग्लेयर नहीं, बिल्कुल हीट नहीं। और सन जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा उसके बाद भी पूरे दिन स्टेबल एनर्जी होगी। तो आप जब भी कोई एकाग्रता के साथ बैठ के कोई काम करोगे तो नेचुरली यू विल फील लाइक डिपिंग इनटू इट, जैसे पानी में गहरा उतरने का मन करता है, बिल्कुल ऐसे। तो इट्स गोइंग टू बी फन। मैंने अच्छे केसेस में हम 20 साल से ये वास्तु कितने केसेस में देखा कि केवल बच्चे का रूम हमने इस डायरेक्शन में शिफ्ट करा है और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा था उसे भी नेचुरली अब अच्छा लगने लग गया, पहले से बेटर होने लग गई नेचुरल इंटरेस्ट। तो पहली चीज है प्लेसमेंट ऑफ रूम, पहला टिप है प्लेसमेंट ऑफ रूम, जहां पर लोगों को बैठना है। और सुबह का समय अगर वो पढ़ें तो ये उनके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि उस समय डायरेक्ट एनर्जी का इनफ्लो है। तो उस समय अगर आप वहां हो, खिड़की खोलते हो, पढ़ते हो, अमेजिंग है। उसके बाद सन वहां से निकल भी जाए तो भी कोई परेशानी नहीं, उस सन ने स्टोर करी है, उस नॉर्थ ईस्ट के रूम में स्टोर हुई है एनर्जी, थोड़ी निकल भी जाती है तो भी रेगुलरली रोज वहाँ एनर्जी आ रही है, इसलिए वो एक अमेजिंग रूम है टू सिट एंड स्टडी। इस डायरेक्शन के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी और आप नेचुरली अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बिल्टअप कर पाओगे। ठीक है जी। दूसरा जो टिप आज हम सीखने वाले हैं वो है डिस्ट्रैक्शन हटाना। साउंड एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो कंसंट्रेशन को हिलाती है। एक बात और बेसिक हमें बड़े अच्छे से समझनी होगी कि माइंड का टेम्परामेंट ही ऐसा होता है कि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, फ्लिकरिंग माइंड, इसलिए बुद्धिज्म में उसे मंकी माइंड कहा गया। अब मंकी माइंड का मतलब मन बड़ा विचलित रहता है, एक काम करते करते कुछ और, तो चंचलता है मन में। पहले ही मन चंचल रहता है, उसके बाद
आप बच्चा कोई पढ़ने बैठा और एकदम से कोई शादी की गाने वाने बजने लग गए या कोई और लाउड साउंड आ गई या कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ें होने लग गई, तो इमिडिएटली आपका ध्यान उधर की ओर जाएगा। जो आप काम कर रहे थे उससे ध्यान हट जाएगा, और जैसे ध्यान हटेगा उसके बाद ध्यान लाना फिर मुश्किल होगा, आप बाहर चले गए। तो ध्यान को भटकाने में, मन को विचलित करने में साउंड का एक बहुत बड़ा रोल है। इट प्लेज अ वाइटल रोल in disturbing us and affecting our concentration levels। तो दूसरा ट्रिप कहता है पावरफुल डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, वो है साउंड। तो जो भी रूम आप पढ़ने के लिए, प्रेयर के लिए, मेडिटेशन के लिए प्लान करते हैं, आप मेक श्योर करिए कि वहाँ साउंड लेवल्स जो हैं 65 डेसिबल से नीचे ही हों। आमतौर पर जो साउंड है उसको हम लोग EMF टेस्टर साउंड लेवल मीटर से चेक करते हैं। साउंड लेवल मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड लेवल को चेक किया जा सकता है, और इससे हम उस जगह पर जहां पर हम एकाग्रता का काम करने वाले वहां पर चेक करते हैं। अगर 40 डेसिबल से नीचे साउंड है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत कम डिस्टर्बेंस होगी। 40 से 60-65 तक है तो भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन लेवल्स रहेंगी डिस्ट्रैक्शन के। अगर 65 से ऊपर जा रहा है और वो 100 तक टच कर रहा है तो वो जगह कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द हाई साउंड वाइब्रेशंस। आप काम कर रहे हो, एकदम से तेज आवाज आई या कोई आवाज कंसिस्टेंटली आ रही है, तो अगर जो हमारा कमरा है वो साउंड लेवल्स को नहीं रोक पा रहा तो हमें एकॉस्टिक ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। ज़्यादा करके वास्तु या हेल्दी होम में हम ऐसे रूम्स प्रेफर करते हैं जो रोड साइड पे ना हो। अगर वो रोड साइड पे नहीं होते हैं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वहाँ साउंड लेवल्स इतने नहीं होते, पर अगर वो रोड साइड पे हैं तो या तो ग्लास बड़ी अक्लमंदी से लगाया जाता है जिसके अंदर वो साउंड को परमिट ना करें, एकॉस्टिकली स्मार्ट ग्लासेस, या फिर यूपीवीसी विंडोज या डिफरेंट बहुत सारे मटेरियल्स हैं, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट स्पेशली भी होता है जो किया जा सकता है जिससे साउंड लेवल्स को कम किया जाए। बट आप ये बात नोट कर लें, जो सेकंड टिप पर हम बात कर रहे हैं कि साउंड इज अ वेरी पावरफुल डिस्ट्रैक्शन। ये क्या करता है? ध्यान को विचलित करेगा, बार बार भटकाएगा, तो कंसंट्रेशन इश्यूज बार बार बढ़ेंगे, बार बार आएंगे। और बच्चे तो मैंने क्या कहा था, जनरली बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें ये ज़रूरत है कि हम साउंड लेवल्स को या तो रूम वाइजली सेलेक्ट करें, जहाँ बहुत साउंड नहीं है। अगर उस रूम में ऑलरेडी साउंड लेवल्स हाई हैं तो फिर हमें एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करके साउंड को रिड्यूस करना है। EMF रेडिएशन टेस्टर से साउंड्स को कितना करना होगा? रिड्यूस इट टू लेस देन 60-65। जैसे ही हम साउंड लेवल कम करेंगे उसके बाद हम देखेंगे एकाग्रता बनने लगे। तो पहला पोजीशन ऑफ द रूम एंड सेकंड साउंड लेवल। तो 2 टिप अभी तक हमने पढ़े। थर्ड टिप जो बहुत स्ट्रांगली हमें इफेक्ट करता है, मैं कौन से टिप की बात कर रहा हूँ? थर्ड टिप। क्या आज हमें 5 टिप्स पढ़ने हैं जो कंसंट्रेशन में हमें मदद करते हैं। थर्ड टिप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिड्यूस करना। साउंड तो आप सुनते हो तो रिएक्ट करते हो, आपको इमीडिएट पता चलता है कि मेरी कंसंट्रेशन खराब हो गई, बड़े ध्यान से मैं पढ़ रहा था, मैं कुछ बना रहा था और एकदम आवाज आई, हाथ से कुछ चीज हिल गई। यू शो अ रिस्पॉन्स, you react to it, but EMF is different, it's a silent killer। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड को देख नहीं सकते, आप मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ 2 डिफरेंट एनर्जीज, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये एक दूसरे के साथ ऐसे और ऐसे काम करती हैं मिलके, और जो गैजेट्स हम अपने आसपास रखते हैं, उन गैजेट से जो एमिशन हो रहा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो गैजेट हमारे कितने पास हैं, जितना ज़्यादा पास वो गैजेट होगा उतना इम्पैक्ट उसका ज़्यादा हो सकता है। दूसरी चीज़, वो गैजेट का पावर कंजम्पशन क्या है, उस हिसाब से उसका आउटपुट होगा।
तो नॉर्मल तौर पर इसके लिए भी ईएमएफ रेडिएशन टेस्टर हम लोग साइट्स पे यूज करते हैं, जिससे कि हम ये चेक करते हैं कि जहां कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है, जैसे कोई पढ़ रहा है, तो अगर कोई गैजेट बहुत पास है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो गैजेट में तो खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो टेस्टर से पता ही चल जाती है। जब हम टेस्टर लेकर आते हैं तो पता चलता है जहां हम बैठ के काम कर रहे हैं वहाँ इतनी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई होती है तो अपने आप ही इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये हमारे पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो पूरे स्किन से जुड़े हुए हैं ब्रेन तक, इट ट्रिगर्स देम। ब्लड में आरबीसी को इफेक्ट करती है, बॉडी में हार्मोन्स को इफेक्ट करती है, इवन शरीर में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसे इफेक्ट करती है। अब आप सोचो कि जब वो ब्लड को इम्पैक्ट कर रही है तो ब्लड प्रेशर को इम्पैक्ट कर रही है, लंग्स को, हार्ट को इम्पैक्ट कर रही है। पर जो हमारे लिए आज का विषय है कंसंट्रेशन, मैंने क्या कहा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रिगर करती है। हमारे पूरे शरीर में एक न्यूरोनिक सिस्टम है जिसको हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। पूरे शरीर में न्यूरॉन्स हैं, उसका एक सिस्टम बना हुआ है मैसेजेस का। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये अल्टीमेटली ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़नी शुरू होती है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रिगर होंगे, और जैसे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इंपैक्ट में आएगा हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग डिफरेंट होने लगेगी, ब्रेन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में डिफरेंट हो जाएगी। तो जब आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स में आने लग जाते हो तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी और कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कई तरीके के इश्यूज आते हैं जिसके अंदर लॉस ऑफ मेमोरी भी है, भूलना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कंसंट्रेशन कम होना, नींद बिगड़ जाना, थकान महसूस होना, हेडेक महसूस। तो कंसंट्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट पीपल ऑब्जर्व। एकाग्रता खंडित होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इलेक्ट्रो ईएमएफ रेडिएशन टेस्टर से देखें कि ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, वो 2 माइक्रो टेस्लास के नीचे हो। अगर वो बहुत ज्यादा है तो हम अपने आप को, वी आर काइंड ऑफ कुकिंग आवर ब्रेन। ये हानिकारक है हमारे लिए, ये बहुत अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि ये जो एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल कॉग्निटिव डिसऑर्डर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तो प्रूवन फैक्ट्स है। 1990 के बाद आज 2021 में 30 इयर्स के अंदर आप सोच लो कितने रिसर्च पेपर्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज में इसमें काम किया है। गजब। अभी तक मैंने 3 टिप्स बताए कंसंट्रेशन के लिए। पहला मैंने बताया कि जो रूम है जिसमें हम बैठ के कंसंट्रेशन का काम करते हैं, स्टडी रूम, प्रेयर रूम जो भी है, वो परफेक्ट जगह पर होना चाहिए। तो आई टोल्ड 45 डिग्री से 90 डिग्री जहाँ घर का आ रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट के बीच का स्पेस, इट्स एन अमेजिंग हाई एनर्जी सेंटर। जहाँ पर आपका रूम हो, वहाँ खिड़की हो और आप वहाँ बैठ के पढ़ते हो, नेचुरली आपकी कंसंट्रेशन ऊपर जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने बताया, साउंड एक भयंकर डिस्ट्रैक्शन है। तो आप ईएमएफ साउंड लेवल मीटर की मदद से साउंड को मॉनिटर कीजिए कि 65 डेसिबल से ज़्यादा साउंड आपके स्टडी एरिया में नहीं हो। आमतौर पर तो 40-45 के नीचे होनी चाहिए, ये एक साइलेंट जोन है। पर अगर 40-45 से ऊपर 65 तक भी है तो भी ठीक है, पर 65 से ज़्यादा कंसंट्रेशन बिगड़ेगी ही, आप डिस्टर्ब्ड रहोगे, बार बार डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स आएंगे। तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया वो था हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये भी अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है, पर ये साइलेंट किलर है, इसका आपको पता नहीं चलेगा। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे लैपटॉप को गोद में रख के बैठो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से जहां बैटरी होती है नीचे वो आपको इम्पैक्ट करेगी। आप टेलीविजन के बहुत पास हो, आप मोबाइल हमेशा यहाँ लगाए रखते हो, तो किस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगी। यस, यू आर राइट, स्मार्टफोन्स आर इफेक्टिंग स्ट्रांगली बिकॉज दे हैव टर्न्ड आउट टू बी वन टाइम सोल्यूशन। यस डियर। तो हमारी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रिगर होंगे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ट्रिगर होगा एंड ब्रेन विल गेट इफेक्टेड। लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, डिजीनेस, हेडेक, बस लंबी लिस्ट है, लीडिंग टू कैंसर।
तो क्या कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब होती है? हाँ, इसलिए क्या करें, उस कमरे में गैजेट्स ना लगाएं, या कम लगाएं, या दूर लगाएं। ठीक है जी, ये हो गए 3 टिप। चौथा टिप है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में कलर मददगार हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है। ब्लू एंड येलो फैमिली के कलर्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। येलो फैमिली में मेज, जिसे फ्लैक्स कहते हैं, हिंदी में आप उसे पीतांबरी कह सकते हो, वेरी पावरफुल कलर विच कैन हेल्प इन कंसंट्रेशन। मैं रिपीट करता हूं, मेज, फ्लैक्स। अगर कोई कलर को समझ नहीं पा रहा और वो कलर नोटेशन समझता है, कलर के नाम से भी आप कलर पकड़ लोगे। अगर आपको पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको इसका RGB बता देता हूँ। तो आप RGB अगर नेट पे डालोगे तो आपको एक कलर एग्जैक्टली निकल आएगा, उसे आप उस रूम में यूज़ कर सकते हो। तो इसका RGB है 255, 240, 128। तो ये मेज़ को डिफाइन करता है जो RGB है। मेज़ अपने आप में येलो फैमिली का वो कलर है जो कंसंट्रेशन में भी मदद करेगा, बहुत सटिलिटी में ऑप्टिमिज्म भी लेकर आएगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं थिंकिंग को भी स्ट्रेट लाइन करेगा। तो पहला आंसर मैंने क्या दिया? मेज कलर। दूसरा है येलो, हाईली एनर्जेटिक कलर, वेरी पावरफुल कलर, वेरी कैरिस्मेटिक कलर। ये एनर्जी भी ब्राइट रखता है और कंसंट्रेशन भी पकड़ के रखता है। सो येलो कलर जो है उसका RGB है 255, 255, 0 RGB। तो येलो अपने आप बन जाएगा। तो येलो कलर अपने आप में एक अमेजिंग कलर है जो हमारे लिए कंसंट्रेशन के लिए एक पावरफुल सॉल्यूशन, एनर्जी भी जनरेट कर रहा है और ये आपको स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है, बिकॉज ये अपने आप में एक वाइब्रेंट कलर है, स्ट्रॉन्ग कलर है, कंसंट्रेशन भी उठा रहा है, एनर्जी लेवल भी उठा रहा है। तो यू कैन सर्टेनली यूज येलो इफ यू विश टू यूज इन अ स्पेस। तीसरा कलर जो कि सेरेब्रल स्टिमुलेंट है वो है लाइम ग्रीन या लेमन। कलर जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है वो है लेमन, जो कंसंट्रेशन में मददगार करे होगा। तो जो लेमन कलर है, आप नाम से भी कलर समझ पा रहे होंगे। अगर आप उसका नोटेशन जानना चाहते हो तो 192, 255, 0, दिस इज द 192, 255, 0, ये लेमन का कलर नोटेशन है। तो लेमन कलर अगर नेट पर डालोगे तो आपको लेमन कलर दिख जाएगा, येलोइश ग्रीन कलर होता है। और इसकी टेक्निकल फायदा है जो स्पेक्ट्रोक्रोमोमेट्री में हम लोग पढ़ाते हैं कि ये सेरेब्रल स्टिमुलेंट है। सेरेब्रल स्टिमुलेंट का मतलब होता है ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाला। बहुत ब्यूटीफुल, एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेंड है लेमन। और सेरेब्रल स्टिमुलेंट होने की वजह से ये कहीं ना कहीं आपको स्लाइटली अलर्ट भी करता है, प्लेजेंट फीलिंग भी लेकर आता है और बेटर करता है, मतलब जो थॉट पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितने कलर्स की बात करी? हमने बात करी मेज की, हमने बात करी येलो की, हमने बात करी लेमन या लाइम ग्रीन की। चौथा कलर जो ब्लू फैमिली से लिंक करके कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है वो है टर्क्विश। जो टर्क्विश है ये अपने आप में ब्लूइश फैमिली में कलर है जो ब्लूइश ग्रीन बैंड पे जाता है। और इसका RGB है 0, 255, 191, 0, 255, 191। जो नाम से लिखना चाहते हैं वो नाम लिख लीजिए, टर्क्विस। और जो नोटेशन लिखना चाहते हैं 0, 255, 191, वो लिख सकते हैं। टर्क्विस की एक बड़ी बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो वो कम्युनिकेशन तो उठाती ही हमारा, हमें शांत करती है। सबसे बड़ी बात जो कंसंट्रेशन में मदद करती है वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट। इट टेक्स अस डीप इनटू थिंकिंग विद अ वेरी पीसफुल टेम्परामेंट, क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो इमोशनली भी हमें ये कंट्रोल और बैलेंस करता है, साथ ही साथ क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है, काम डाउन करता है। इसीलिए टर्क्विस कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है कंसंट्रेशन के लिए। आप अपने आप को ज़्यादा पीसफुल पाएंगे, ज़्यादा अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट क्लैरिटी थिंकिंग में पाएंगे और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रिलैक्सिंग रूम, टर्क्विस।
You have to post your queries. Once I am over with it, then I'll surely answer. Okay, just 10 minutes more. Please hold on your questions and I'll certainly answer, Shanu. Then color is bubbles. This is also from the blue family. Bubbles ये बहुत प्यारा कलर है कंसंट्रेशन के लिए, मजेदार, वेरी वेरी गुड कलर. 128, 255, 255 ये इसका RGB है. 128, 255, 255, 255, राइट. तो ये कलर भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है बबल्स, क्योंकि ये अपने आप में एक तो बहुत क्रिएटिविटी को हमारे अंदर उठाता है, क्लैरिटी को उठाता है, तो कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत फायदेमंद हैं. क्लैरिटी ऑफ थॉट, फोकस्ड थिंकिंग और साथ ही साथ क्रिएटिविटी. तो बबल्स एक बहुत अच्छा कलर जो मैं रिकमेंड करूंगा कंसंट्रेशन के लिए. और लास्ट है लैवेंडर. ये बहुत सारे लोग का बहुत फेवरेट कलर है लैवेंडर. ये पर्पल का टिंट है. तो 230, 230, 250 ये इसका RGB है. तो लैवेंडर भी बड़ा रिलैक्सिंग है, बड़ा सूदिंग है, और ये हमारे हायर चक्रास को भी लिंक करता है, वॉयलेट एंड इंडिगो. तो ये उसका टिंट है, तो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन टिकाना आसान है. तो अभी तक हमने 4 टिप पढ़े, ठीक है. हमने बात करी पोजीशन ऑफ रूम की, हमने बात करी साउंड को, डिस्ट्रैक्शन को हटाने की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करने की, और चौथा हमने बोला कलर हमें मदद करेगा कंसंट्रेशन बढ़ाने में. 5वां जो आखिरी टिप आज के लिए हमें डिस्कस करना है वो है डिस्ट्रैक्शन. कौन सा हटाना है? थ्रू पेंटिंग्स एंड पिक्चर्स. तो जो आपका स्टडी रूम है, प्रेयर रूम है, उसमें ध्यान से देखिए कोई ऐसी पिक्चर तो नहीं लगी हुई जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, जो इमेजिनेशंस में ले जा रही हो, जो कल्पनाओं में ले जा रही हो. तो कोई ऐसी पेंटिंग तो नहीं लगी हुई. सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन ढूंढना है. तो कई बार बच्चे होते हैं और वो कोई पेंटिंग देख रहे होते हैं और देखते हैं उनको खो जाते हैं, या देख के फियर ले आते हैं. बड़े बड़े लोग होते हैं, कोई पेंटिंग देख के उनको फियर आने लगता है, या फ्रस्ट्रेशन, अननोन फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो क्या करना है? पहला, क्योंकि याद रखिएगा माइंड को मेजर सिग्नल्स आइज से मिलते हैं, विजुअल मिलते हैं. तो जो भी आपकी पेंटिंग्स, पिक्चर्स लगी हुई हैं वो आपके ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही हैं, कंटिन्यूअसली इम्पैक्ट कर रही हैं, और आपकी कंसंट्रेशन को भी डिस्टर्ब कर रही हैं. तो हमें करना क्या चाहिए? हमें बहुत केयरफुली, कलर्स मैंने बताए, उन कलर्स को बेस बना के कोई पेंटिंग्स लगानी चाहिए. वो पेंटिंग में पॉजिटिव कुछ थॉट हो. एक तो बहुत ऑब्जेक्ट्स नहीं हो. जब भी आप पेंटिंग कोई भी लगाओगे तो उस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए जो डिस्ट्रैक्ट करें, टू मेनी ऑब्जेक्ट्स. और जो ऑब्जेक्ट्स हो वो नेगेटिव कुछ नहीं कर रहे हो. जैसे कोई लेडी है तो फटे हुए कपड़ों में है, या दुखी है, या उसे कोई मार रहा है, ये सब कुछ नहीं हो. कम ऑब्जेक्ट्स हो, सो दैट माइंड कम डिस्ट्रैक्ट हो, और वो ज़्यादा पॉजिटिव, खुश दिख रहे हो. अब जैसे हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ इमेजेस ऐसी हो जो आपका फोकस बढ़ाएं, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, प्लीजिंग फीलिंग दें, कलर्स रिलैक्सिंग हो, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पेंटिंग होनी चाहिए, बहुत सोच समझ के चयन करके, और वो बड़ी प्राइम पोजीशन पर लगी हो. तो हमने 5 बात करी थी कंसंट्रेशन पर, और जब हम नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं तो भी हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे अगले संडे को 8 बजे, कि फर्नीचर कैसे कंसंट्रेशन में इम्पैक्ट करता है, या लाइट लेवल्स कैसे करते हैं इम्पैक्ट इस पे. तो इस पे हम लोग आगे बात करेंगे. नाउ शानू, यू मे प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आई विल आंसर इट. Shanu had asked, are room purifiers safe to use in bedrooms? Will they emit electromagnetic rays? Certainly they do emit electromagnetic rays. That is why we do not recommend, Shanu, कि जो purifiers हैं उन्हें पूरे साल चलाया जाए. जब PM 2.5 हवा में बहुत ज़्यादा होता है तब इनका इस्तेमाल करना चाहिए. जब इंडोर एयर क्वालिटी वीक हो जाती है, कम उसका क्वेश्चन कम हो जाता है, तब यूज़ करना चाहिए. और सारी रात ना जला के कुछ देर चला के बंद कर दें, ऐसा कर सकते हैं. या और दूसरी चीज़, अगर आपके यहाँ वहाँ एयर बहुत पुअर क्वालिटी में है तो फिर आप अपने से दूर रखेंगे. सर्टेनली दे एमिट. तो वो ये जितना पास होंगे शानू, उतना ज़्यादा ये हमको इम्पैक्ट करेंगे. आई होप यू गॉट योर आंसर डियर.
I'm open to more questions if you have anybody wishes to ask. और हम लोग नेक्स्ट संडे को वापस मिलने वाले हैं इसी टाइम पर। हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन पर हम फर्नीचर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे लाइट लेवल्स करते हैं। एंड देन हर संडे हमारे सेशंस 8 बजे लाइव होगा। और एक बार हम पेंटिंग को रीड करना सीखेंगे। जब हम किसी भी रूम में पेंटिंग लगा रहे हैं तो किन चीज़ों को दिमाग में लाएं और कैसे पेंटिंग्स लगाएं, किस तरह से पेंटिंग्स को प्लेस करें, ये भी आगे हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you may please feel free to ask. I'm so happy, so glad and so overwhelmed that all of you are there. Ladies and gentlemen, I'm very happy that you are here. Please feel free to ask questions. Neetu, आपने you have written room location, sound level, electromagnetic field, color were 4 tips, and the 5th tip, as I said, is paintings and statues. So we have to be very careful of the painting and statues because negative paintings are a big distraction. If we keep looking at negative paintings, we ought to get disturbed and distracted. जैसा मैंने शुरू में कहा था कि माइंड जो है वो स्पेस से कंटिन्यूसली इम्पैक्ट में आ जाता है। तो अगर कोई नेगेटिव चीज देखते हैं तो बार बार ध्यान उसकी तरफ जाता है और उसी के विचार मन में बनने लगते हैं। तो 5th टिप वाज पेंटिंग्स एंड स्टैच्यूज। Anybody would like to ask any question? Okay. Next Sunday again at 8 o'clock I'll be live to discuss how concentration can be improved. We will talk about 5 more points and I'll show you few instruments also which can be used, and how better health can be achieved, better life can be achieved by simply connecting to them, to the nature and designing him in a different manner. Okay, thank you so much. God bless you all. See you next Sunday at 8 p.m. God bless you all. Take care of yourself. Have a healthy and a happy week ahead. Bye bye.